बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमटीकेट सेशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। आज से हम बाकायदा लेक्चर्स का आगाज़ करेंगे। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है और ये यूनिट नंबर 1 बनता है एमटीकेट केमिस्ट्री सिलेबस का। हमारे पास पहले लेक्चर के लिए, पहले टेस्ट के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम है, जैसा कि आपने सिलेबस में देखा होगा। तो हम पहले यूनिट को थोड़ा स्लो लेकर चलेंगे और आज हमने जो सब टॉपिक कंसिडर करने हैं वो दो हैं। पहला है रिलेटिव मैसेज और दूसरा है आइसोटोप्स। देखने में काफ़ी आसान टॉपिक लगते हैं। हमारी प्रीवियस नॉलेज भी इन टॉपिक्स के बारे में काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कौन से इफ्स एंड बट्स हैं जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। तो रिलेटिव मैसेज जो कि हमारा पहला टॉपिक बनता है, इसको कंसिडर करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि केमिस्ट्री की बेसिक्स क्या हैं। केमिस्ट्री में सबसे बुनियादी चीज जो है वो मैटर है। केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, इस तरह कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है कि एलैबोरेटिव डेफिनेशन कुछ और होगी केमिस्ट्री की, लेकिन समझने की हद तक ऐसा ही है कि केमिस्ट्री हमें मैटर के बारे में, मैटर की खसूसियात के बारे में समझने में मदद देती है। तो सबसे पहले हम बात आज करेंगे मैटर की। मैटर के बारे में आप जानते हैं कि मैटर हर वो चीज है विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज जो वजन रखे और जगह घेरे उसे मैस कह देंगे, उसे मैटर कह देंगे, सॉरी। तो अब जो मैटर होता है, ये अगर आप इसे ब्रॉडली क्लासीफाई करें, देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज टू क्लासीफाई मैटर, लेकिन फिलहाल हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो बड़ी बुनियादी लेवल की है। मैटर दुनिया में दो टाइप का हो सकता है, या तो मैटर इम्प्योर होगा या फिर मैटर प्योर होगा। आपने 9th क्लास में ये वाली क्लासिफिकेशन पढ़ी भी हुई है। तो मैटर की दो बड़ी क्लासेस कौन कौन सी हो गई जी? इम्प्योर और प्योर। इम्प्योर मैटर वो है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, उन्हें मिक्स किया गया हो, कोई सॉल्यूशन बनाया गया हो, कोई एलॉय बनाया गया हो। जैसे कि नमक को पानी में डाल लें आप, अब है तो मैटर ही, मैस भी है और स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन अंदर दो चीजें आ गई। सिकंजबीन बना लें, ज्यादा चीजें आ जाएंगी। तो फिलहाल हमारे पास मैटर की कितनी टाइप्स हो गई जी? दो। कौन कौन सी? इम्प्योर और प्योर। इम्प्योर के बारे में फिलहाल हम बात नहीं कर रहे, हालांकि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में ही सॉल्यूशंस की भी बात आएगी, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो है प्योर मैटर के बारे में। प्योर मैटर जो है इसे कहते हैं जी आप सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या है? प्योर मैटर है। यानी कि सब्सटेंस कहलाने के लिए किसी चीज के अंदर जितने भी एटम हैं, आइंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, फार्मूला यूनिट्स हैं, वगैरह वगैरह, वो सब एक ही तरह के होने चाहिए, डिफरेंट तरह के नहीं होने चाहिए। अगर वो डिफरेंट तरह के होंगे तो फिर आप उसे इम्प्योर या मिक्सचर कह देंगे। अच्छा, प्योर सब्सटेंस, यहां से बात शुरू होती है जी, यहां से आपकी तवज्जो बहुत ज्यादा चाहिए होगी हमें। प्योर सब्सटेंस की दो बड़ी क्लासेस मैंने कर ली, आपने पढ़ी भी होंगी इंशाल्लाह। एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। हमें एलिमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मैं बता देता हूं। हमने एलिमेंट की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें मौजूद तमाम एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो जाए, तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर अगर किसी सब्सटेंस में एक ही हो तो आप उसे एलिमेंट कह देते हैं। अच्छी डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। फिलहाल हमने जो एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है उसके मुताबिक एलिमेंट की दो क्लासिफिकेशन मैंने कर दी। एलिमेंट आगे से कंसिस्ट कर सकता है। एलिमेंट जो है वो असल में वो तो काफी बड़ा होता है। एलिमेंट के अंदर तो दुनिया के सारे ही हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट का पार्ट है। तो अब एलिमेंट जो है वो कंसिस्ट किन पर कर सकता है? एलिमेंट मुश्तमिल हो सकता है एटम्स के ऊपर। एलिमेंट मुश्तमिल होगा एटम्स के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपके पास एक सोडियम का ब्लॉक है और वो सोडियम का ब्लॉक, उसमें सारे ही एटम सोडियम के हैं।
आप कहेंगे कि ये जो ब्लॉक आपके पास है ये सोडियम एलिमेंट का है और इसमें सारे ही एटम सोडियम के हैं। आपके पास सोडियम का ब्लॉक नहीं है, अब आपके पास पोटाशियम का ब्लॉक है और पोटाशियम के ब्लॉक में सारे ही एटम किसके हैं जी? पोटाशियम के हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये पोटाशियम है और इसके सारे ही एटम पोटाशियम है। बिल्कुल सही बात हो गई। इसी तरीके से आपके पास हो सकता है डायमंड। डायमंड हम जानते हैं कि कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, तो अगर आपके पास कार्बन एलिमेंट मौजूद है और उसके सारे ही एटम कार्बन हैं तो ये भी एलिमेंट हो गया। और चौथी मिसाल में हमने सिलिकॉन की बात कर ली। ये सब के सब एलिमेंट एटम्स पर मुश्तमिल हैं और एटम्स में मैंने सोडियम एटम्स से मिलकर बनने वाला सोडियम का लंप, पोटाशियम के एटम से मिलकर बनने वाला पोटाशियम का चंक, कार्बन के एटम से मिलकर बनने वाला ग्रेफाइट या डायमंड और इसी तरीके से सिलिकॉन के एटम से मिलकर बनने वाला सिलिकॉन चिप हो सकता है, सिलिकॉन वेफर हो सकता है। वो सब के सब एलिमेंट की मिसालों में आएंगे अगर उनमें सिर्फ एटम ही हों, सोडियम, पोटाशियम, कार्बन और सिलिकॉन के रेस्पेक्टिवली, तो फिर वो सब एलिमेंट की मिसालों में आ जाएंगे। एक बात आप यहाँ ये भी देख रहे हैं कि मैंने लिखा है एलिमेंट मॉलिक्यूल्स की शक्ल में भी पाया जा सकता है। अब एलिमेंट मॉलिक्यूल की शक्ल में कैसे पाया जाएगा? दो बातें हैं। एक तो बात आपने पढ़ी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपने देखा था कि एक एलिमेंट जो होता है अगर वो गैसियस सब्सटेंस हो और उसका मॉलिक्यूल एक ही एटम पर मुश्तमिल हो तो उसे आप मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कह देते हैं। याद आ रहा होगा, पहला पॉइंट याद करें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, जिसमें राइटर लिखता है कि तमाम गैसें कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और कुछ मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? मोनोएटॉमिक होते हैं। कौन सी मिसाल दी गई थी जी? हीलियम की, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। तो ये सब क्या है? मॉलिक्यूल हैं। कैसे मॉलिक्यूल हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। और जब मोनोएटॉमिक होंगे तो फिर हीलियम अकेला ही मॉलिक्यूल है और जब हीलियम है तो वो तो एक एलिमेंट की मिसाल में भी आता है। तो हम कह रहे हैं कि एलिमेंट या तो एटम्स से मिलकर बन सकता है या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बन सकता है। मॉलिक्यूल से मिलकर बनने वालों में मैंने मिसाल दे दी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन और क्रिप्टॉन। और भी मिसाल लिखी है हमने, वो कौन सी है जी? वो है हाइड्रोजन, H2। अब H2 हवा में हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में पाई जाती है? वो पाई जाती है H2 की शक्ल में। हवा में बहुत कम है यकीनन, लेकिन अगर हम सोलर सिस्टम में देखें अपने तो हाइड्रोजन काफी ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन किस शक्ल में पाई जाती है? H2 की शक्ल में। दोनों एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। दोनों एटम के मिलने से क्या बना जी? मॉलिक्यूल बना। तो मॉलिक्यूल में दो एटम, दोनों एटम किसके? हाइड्रोजन के। दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। दोनों में प्रोटॉन कितने हैं? बराबर हैं। अगर सारी सब्सटेंस में प्रोटॉन बराबर हैं तो वो तो एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि H2 एक एलिमेंट की मिसाल भी है, H2 एक मॉलिक्यूल की मिसाल भी है। पर्टिकुलरली ये जो दो मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिखी हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमेशा कंपाउंड्स के ही होते हैं। ऐसा नहीं है, जो एलिमेंट है उसके भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं। मिसाल आपके सामने, हाइड्रोजन को देख लें, हीलियम को देख लें, नियॉन को देख लें, आर्गॉन को देख लें, क्रिप्टॉन को देख लें। क्यों जरूरत पड़ रही है? सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या हमें इस बात को याद करने की या समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है? क्या ये हमारे काम आएगी? बिल्कुल काम आएगी। कैसे? जब हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे रिलेटिव मैसेस
मान लें कि आपको वो इस तरह सवाल पूछ लेता है कि एक H2 की जगह N2 या O2 या F2 या Cl2 या Br2 वगैरह वगैरह कोई भी और मिसाल लेकर वो उसका मैस लिख देता है और आपसे पूछता है कि ये मैस जो है ये कौन सा मैस है। क्या ये रिलेटिव फार्मूला मैस है, या रिलेटिव आइसोटोपिक मैस है, या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस है, या रिलेटिव एटॉमिक मैस है। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, देखेंगे भी हम आगे जाकर, लेकिन फिलहाल इस तरह का सवाल आ सकता है। और उसको टैकल करने के लिए हमारे पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन से एटम हैं, जो एलिमेंट ऐसे हैं जो एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, और कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एलिमेंट का खुलासा जी। प्योर सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट हो सकती है या फिर वो कंपाउंड हो सकती है। अब कंपाउंड दो बड़े बड़े जो कंपाउंड हमने सुने हुए हैं, कंपाउंड मुश्तमिल हो सकता है या तो मॉलिक्यूल पर या फिर फार्मूला यूनिट पर। अब फार्मूला यूनिट तो हम जानते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना जी, उनका जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो पहले फार्मूला यूनिट की ही बात कर लेते हैं। फार्मूला यूनिट होते हैं आयोनिक कंपाउंड के। कौन कौन से फार्मूला यूनिट हमें याद रखने हैं? सोडियम क्लोराइड है NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, पोटाशियम फ्लोराइड KF MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड दो बार ही आ गया, आप इसकी जगह कैल्शियम क्लोराइड कर लें तो ये सही हो जाएगा। सही है जी, Ca लिख लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे जिम्मे क्या काम लग रहा है। होगा इस तरह जी, मैं तरतीब भी बताता चलूँ यहाँ पर केमिस्ट्री के लेक्चर के हवाले से। तरतीब ये है कि कुछ काम मैं करूँगा और कुछ काम आप करेंगे। दोनों के काम के मिलने से एक अच्छा फ्रूटफुल प्रोडक्ट आएगा, जिसे कहते हैं ना इफेक्टिव कुलियन, तब होगी। वरना फिर अगर इनइफेक्टिव कुलियन होगी तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होने लगी। तो मैंने क्या काम किया कि मैंने आपको बताया कि प्योर सब्सटेंस क्या होती है, इसकी कितनी टाइप्स हैं, और ये आगे किस किस तरीके से एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट पर मुश्तमिल हो सकती है। तो आपके जिम्मे अब काम ये लगा है कि आपने कोशिश करनी है, ज्यादा कर लें लेकिन अगर कम ना करें। आपको मिनिमम हर एक की यानी कि ऐसे एलिमेंट जो एटम्स से मिलकर बनते हैं उनकी 10 मिसालें ढूंढ लें। ऐसे एलिमेंट जो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनते हैं, चलें उनकी ज़्यादा नहीं मिलती तो कम से कम 8-9 तो मिल ही जाएंगी, तो उनकी भी आप ढूंढें और लिख कर रख लें। एक रजिस्टर हमेशा से मैं कहता हूं कि इस काम के लिए अलग से रख लें। रजिस्टर आपके पास दो होने चाहिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एक तो रफ अमल के लिए होना चाहिए, उसे आप जिस तरह मर्जी यूज करें, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक रजिस्टर पर्टिकुलरली लेक्चर नोट करने के लिए और उसका होमवर्क करने के लिए होना चाहिए। अब जब आप होमवर्क करें तो उसमें मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल जो एलिमेंट्स हैं उनकी जितनी ज़्यादा मिसालें आप ढूंढ सकते हैं वो ढूंढें। इसी तरीके से ऐसे कंपाउंड जो फार्मूला यूनिट से मिलकर बनते हैं उनकी 10 मिसालें ढूंढ लें, मिल जाएंगी, मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। और ऐसे कंपाउंड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं उनकी भी 10 मिसालें ढूंढ लें। अब 10-10 मिसालों वाली साइंस क्या है? असल में होगा ये कि आप जब 10-10 मिसालें ढूंढेंगे तो आपको क्रॉस रोड्स मिलेंगे। आपको एक ऐसी चीज मिलेगी, एक ऐसा कंपाउंड मिलेगा, फिर आपको लगेगा कि भाई ये पता नहीं मॉलिक्यूल से मिलकर बना है या फार्मूला यूनिट से मिलकर बना है। तो आपका फिर थिंकिंग का टाइम स्टार्ट होगा, डिस्कशन का टाइम स्टार्ट होगा। आप पूछेंगे, बताएंगे 10-10 मिसालें करते हुए, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी उस कॉन्सेप्ट के बारे में। चलें वापस आते हैं जी। कंपाउंड हमने देख लिए, फार्मूला यूनिट से मिलकर बन सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बन सकते हैं। मॉलिक्यूल्स में मैंने मिसाल दे दी H2SO4
और HCl। सही हो गई जी बात। तो यहाँ पर आकर अभी तक हमने क्लियर कर लिया कि मैटर क्या होता है। अब मैटर जो है ना, हमने कहा कि इट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। अब मैटर का जो मैस है वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए हमारा टॉपिक है रिलेटिव मैसेस। मैटर का मैस कैसे निकलता है, एक मिसाल ले लें। आपसे मैं पूछूं अगर कि ये जो मार्कर है हमारे पास, इसका मैस कितना है, तो इसका मैस हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसका मैस? अगर आपको इस मार्कर का मैस निकालना है तो दो बड़े रास्ते मुझे नजर आते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप एक ओल्ड फैशन्ड तराजू वाला जो है उसके पास जाएं और उसके पास तराजू होगा, वेइंग बैलेंस होगा, उसके एक साइड पर वो इस मार्कर को रख देगा और दूसरी साइड पर कुछ उसके पास बाट होंगे, उन बाट को रखकर वो बैलेंस करेगा। जब जो फिजिकल बैलेंस है वो दोनों बैलेंस हो जाएंगे तो वहां पर जितने बाट, जितने ग्राम्स उसने रखे हैं बाट के, उससे वो अंदाजा लगा लेगा कि इस मार्कर का मैस कितना है। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि वो कोई इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इस्तेमाल कर ले। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पर सिंपल ये रखेगा और रखेगा तो नीचे डिजिटल में रीडिंग आ जाएगी कि इसका मैस कितना है। अब देखने में तो ये दोनों तरीके अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन असल में अलग अलग नहीं है। असल में जो ट्रेडिशनल फिजिकल बैलेंस है उसमें आपको जो बैलेंस करने वाला मटेरियल है, पार्ट हैं, वो नजर आ रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है उसमें इंटरनल स्टैंडर्ड है, काम वो भी उसी असूल पर कर रहा है जिस पर ट्रेडिशनल बैलेंस कर रहा है, लेकिन उसमें एक स्टेप ऑटोमेटेड हो गया। यानी कि बताने का मकसद ये कि आप किसी भी चीज का मैस एब्सोल्यूटली डिटरमिन नहीं कर सकते। आप ये तो बता सकते हैं, मिसाल के तौर पर इस मार्कर के मुकाबले में हम इस मार्कर को देखें तो मैं, अगर मेरे पास कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है तो ये तो कह सकता हूं कि ये ब्लू वाला मार्कर इस ब्लैक वाले मार्कर से हैवी है, वजनी है, ज्यादा वजन रखता है, ज्यादा मैस रखता है। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि इसका मैस ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, मिलीग्राम्स में या एएमयू में कितना है। अगर मुझे इसको ग्राम्स में या किलोग्राम्स में या किसी और यूनिट में ढूंढना है तो मुझे इसे कंपेयर करना पड़ेगा किसी स्टैंडर्ड के साथ। अब वो स्टैंडर्ड क्या होगा? वो स्टैंडर्ड अलग अलग दौर में अलग अलग रहे हैं। बहुत पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम जहां पर पहुंच चुके हैं वहां पर वो स्टैंडर्ड है कार्बन 12। इस बात को समझने के लिए कि कार्बन 12 कैसे स्टैंडर्ड के तौर पर काम करता है, हमने एक कंसेप्चुअल पार्ट यहाँ पर दिखा दिया है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव मैस क्या होता है। तो रिलेटिव मैस होता है जी मैस ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग विद 1/12 ऑफ कार्बन 12। अगर आप कोई एक हाइपोथेटिकल तराजू माइंड में लेकर आए और इस तराजू के अंदर आप एक साइड पर वो एलिमेंट रखें जिसका मैस मालूम करना चाह रहे हैं और दूसरी साइड पर आप कार्बन 12 का 1/12 पार्ट रखें और ये सोचें कि कितने ऐसे पार्ट चाहिए होंगे आपको मैग्नीशियम को या किसी भी एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, तो वो हो जाएगा उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मैस। कंफ्यूज तो नहीं हो गए जी? थोड़ा सा और आहिस्ता करते हैं बात को। दरअसल ये सिस्टम काम ऐसे करता है कि आपने कार्बन 12 के 12 पार्ट्स कर लेने हैं। जब 12 के 12 पार्ट्स होंगे तो एक पार्ट क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अब आपने कार्बन 12 के कितने पार्ट्स कर लिए जी, 12 पार्ट्स कर लिए, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू हो गई 1/12। मैंने करके भी दिखा दिए।
ये देखें मैंने यहाँ पर एक बॉक्स में कार्बन 12 लिया था और उस कार्बन 12 के मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स कर लिए। अब कार्बन 12 के मैंने जब 12 पार्ट्स कर लिए तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? हर एक पार्ट की वैल्यू आ गई 1/12। सही है जी। ऑफ कार्बन 12 और ये कितना बन जाता है? ये 1 AMU बन जाता है जी। कार्बन 12 के 12 पार्ट का मैस कितना बन जाएगा? 1 AMU बन जाएगा। अब हमने क्या किया कि हमने एक साइड पर मैग्नीशियम को रखा और दूसरी साइड पर हमने कार्बन 12 के 1/12 को यानी कि एक हिस्से को रख दिया। अब जब आप यहां पर रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए ये छोटे छोटे 24 यूनिट लगते हैं, यानी कि 24 1/12 पार्ट्स आप यहाँ पे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 जब आप यहाँ पे रखेंगे 1/12 ऑफ कार्बन 12 यानी कि ये छोटे छोटे से पार्ट्स, तो मैग्नीशियम बैलेंस हो जाएगा। यानी कि फिजिकल बैलेंस जो पहले मैग्नीशियम की तरफ झुका हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता आप जब कार्बन 12 का 1/12 रखते जाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। जब ये बैलेंस हो गया तो आपने क्या करना है? आपने काउंट कर लेने हैं ये छोटे छोटे पार्ट्स के यहाँ पर कितने रखे, और ये रखे होंगे जी कितने? ये रखे होंगे 24। तो आप कह देंगे कि भाई मैग्नीशियम जो है वो बैलेंस होता है 24 1/12 ऑफ कार्बन 12 से, तो मैग्नीशियम का मैस हो जाएगा 24 AMU। इस तरीके से मैग्नीशियम का मैस 24 AMU आ जाता है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 16 आ रहा है, या फिर किसी और का जो भी मैस आ रहा है वो इसी तरह आ रहा है। ये कंसेप्ट उम्मीद है जी हमारा क्लियर हो गया होगा। अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप पूछ भी सकते हैं। हम चलते हैं कि ये जो रिलेटिव मैस है ये आगे कितनी टाइप का है। रिलेटिव मैस को हमने 4 बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया है जी। एक है रिलेटिव एटॉमिक मैस, जाहिर बात है किसी एटम का मैस ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग विद 1/12 ऑफ कार्बन 12 अगर आप करेंगे तो वो रिलेटिव एटॉमिक मैस हो जाएगा। अगर आप किसी मॉलिक्यूल का मैस 1/12 ऑफ कार्बन 12 से कंपेयर करेंगे तो वो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस हो जाएगा। अगर आप किसी आयोनिक कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट का मैस 1/12 ऑफ कार्बन 12 से कंपेयर करेंगे तो वो रिलेटिव फार्मूला मैस बन जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने किसी एलिमेंट के एक आइसोटोप का मैस कार्बन 12 के 1/12 से कंपेयर किया तो फिर जो मैस आपको हासिल होगा वो उस आइसोटोप का रिलेटिव आइसोटोपिक मैस हासिल हो जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मैस को आप सिंपली एटॉमिक मैस भी कह देते हैं कई दफा। इसमें हमने मिसाल दे दी हाइड्रोजन की 1.008 AMU, नियॉन 20.18 AMU, क्लोरीन 35.5 AMU। अब जो AMU है ना, ये देख लें कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट AMU है हमारी किताब के मुताबिक। हमारी किताब में जो बात सही लिखी गई है या जो बात लिखी गई है वो सही मानी जाएगी। आपको उससे बेहतर, उससे अच्छी कोई भी बात कहीं से भी मिले, इंटरनेट हो सकता है, कोई बहुत ही अच्छे जर्नल का आर्टिकल हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई और किताब हो सकती है। आपने किसी की बात नहीं माननी। अगर किताब ने कह दिया कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट AMU है तो बस है, इसके आगे बात नहीं होगी जी। अच्छा जनाब, तो AMU किसके बराबर है? 1.661 × 10⁻24 ग्राम में, 21 में ले जाएंगे तो मिलीग्राम हो जाएगा और -27 में ले जाएंगे तो किलोग्राम हो जाएगा। ये तो बात हो गई थी रिलेटिव एटॉमिक मास की, जिसे एटॉमिक मास भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने कुछ मॉलिक्यूलर मास की मिसालें आपके सामने लिख दी हैं, कुछ फार्मूला मास की मिसालें लिख दी हैं,
कुछ आइसोटोपिक मैथ्स की मिसालें लिख दी हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको कोई और मिसालें मिलती हैं तो बहुत ज़रूरी है, कम से कम 5-6 से नीचे तो मिसालें आपने करनी ही नहीं हैं। अगर आप ज़्यादा सिंसियर हैं अपने काम के साथ तो गो फॉर 10, 12, 13 एग्जांपल्स। बिल्कुल कोई हमारी तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जी 2, मैंने 3 बताई हैं तो आपने 3 ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितना ज़्यादा आपके हाथ से चीज़ गुजरी होगी उतना ज़्यादा पेपर में आपको फ़ायदा हो जाएगा। चलें, एक और बात रिलेटेड है, फिर कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं। एक बात हमने पढ़ी हुई है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हमें निकालने का तरीका आना चाहिए। असल में होता ये है कि कई दफ़ा एक एलिमेंट जो है ना उसका एक आइसोटोप नहीं होता, काफ़ी सारे आइसोटोप होते हैं और हर आइसोटोप की कोई ख़ास नेचुरल अबंडेंस होती है। पेज नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। नियॉन की एग्जाम्पल नंबर 1 कोटेड है, आप उसे देख भी सकते हैं। उसे ही हमने यहाँ पर हल किया है। अगर आपको किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालना हो तो आपको पता होना चाहिए उस एलिमेंट के आइसोटोप कितने हैं, हर आइसोटोप का मास कितना है और हर आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है। अगर आपको ये पता होगा तो आपने ये फार्मूला लगा देना है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ दैट आइसोटोप प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू परसेंटेज ऑफ दैट आइसोटोप प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ दैट आइसोटोप डिवाइडेड बाय 100। अब ये बात तो तय है कि हर एक के 3 आइसोटोप नहीं होंगे, किसी के ज्यादा भी होंगे, तो जिसके जितने हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे वैल्यूज ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के सिर्फ 2 आइसोटोप हैं तो आप सिर्फ 2 फैक्टरी लिखेंगे, ये तीसरे वाला नहीं आएगा। हमने जो मिसाल लिखी है वो नियॉन की है, किताब में जैसे लिखा हुआ था। एक 20 वाला है इसका आइसोटोप, एक 21, एक 22, हर एक की परसेंटेज से ज़रब दिया, 100 से डिवाइड किया, 20.18 AMU। ये है नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास और इसे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारी बेसिक डिस्कशन हो चुकी है मुकम्मल। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और कुछ एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू करने के हवाले से हमारी जो तरतीब रहेगी वो ये है कि एमसीक्यू मैं बोल दूंगा, आप पढ़ भी लेंगे साथ, उसके बाद एक पॉज होगा, उसमें आप सोचेंगे और हिसाब लगाएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। आप उस जवाब को टिक कर लेंगे या कम से कम माइंड में रख लेंगे। अब जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसके बाद आपको सही जवाब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। हर रोज़ हम 10 या 15 या जितने भी एमसीक्यू करेंगे, आप इसी तरीके से उन पर अपनी जो अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है उसे एम्प्लॉय करेंगे और एंड पर रोज़ाना की बुनियाद पर इंशाल्लाह आप एक चार्ट सा बना लेंगे कि आज, यानी कि फॉर एग्जांपल 8 जून से बात हम कर रहे हैं, तो आज हमारे कितने एमसीक्यू ठीक हुए आउट ऑफ द 10 और 12 और 15 और 20 एमसीक्यूज दैट वर आस्क्ड इन द केमिस्ट्री क्लास। तो पहला एमसीक्यू देखते हैं जी। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज क्लोजेस्ट इन न्यूमेरिकल वैल्यू टू द आइसोटोप विथ। सोचें जी। जी, तो उम्मीद है आपने जवाब लगा लिया होगा अब तक। सवाल ये था कि अगर आप किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो वो एवरेज एटॉमिक मास अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू में कौन से आइसोटोप के ज्यादा करीब होगा। मिसाल के तौर पर आपने नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास निकाला, वो आया 20.18 AMU। अब ये जो वैल्यू है ये किस आइसोटोप के ज्यादा करीब है, 20 के, 21 के या 22 के। तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि ये 20 वाले के ज्यादा करीब है। तो अब ऑप्शन देखते हैं, क्या एवरेज एटॉमिक मास जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो उस आइसोटोप के करीब होती है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आइसोटोप जो होता है उसका एटॉमिक नंबर तो हमेशा सेम रहता है। जब एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन्स तो चेंज ही नहीं हो सकते, तो इसे हमने क्रॉस लगा दिया। दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
क्या जिसके पास न्यूट्रॉन ज्यादा हैं एवरेज एटॉमिक मास उसके ज्यादा करीब होता है? नहीं जी, ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? हमें तो नजर आ रहा है कि जो 22 वाला आइसोटोप है उसके पास ज्यादा न्यूट्रॉन है, लेकिन हमारा जवाब 20 के करीब आ रहा है, तो यकीनी तौर पर ऐसा तो नहीं होगा। चार्ली ऑप्शन जी। हाईएस्ट मास, हाईएस्ट मास भाई प्रोटॉन तो सेम है, तो मास किस पे डिपेंड करेगा फिर? न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। तो हाईएस्ट मास तो उसी का होगा जिसके पास न्यूट्रॉन ज्यादा हैं। तो न्यूट्रॉन ज्यादा होने से तो हमें कोई कन्विंसिंग इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इसलिए हमने चार्ली को भी नेगेट कर दिया कि हाईएस्ट मास रखने वाला जो एलिमेंट है, आइसोटोप है, उससे आप एवरेज एटॉमिक मास करीब नहीं पा सकते। आखिरी ऑप्शन देखें, हाईएस्ट परसेंटेज अबंडेंस। जी बिल्कुल सही बात है। अगर आप में से किसी ने ये जवाब लगाया है, जो मुझे उम्मीद है कि काफी लोगों ने लगाया होगा, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही है। कैसे जनाब? असल में एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए आप मास को परसेंटेज से ज़रब देते हैं, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसका जवाब ज्यादा आ जाएगा, और एक्चुअल वैल्यू उसी वैल्यू के करीब हो जाएगी। तो यहां पर हमने टिक कर दिया जी हाईएस्ट परसेंटेज अबंडेंस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट हैज टू आइसोटोप्स with relative isotopic masses of 9 and 11 and percentage abundance of 50% each. The average mass is, सोचें जी। जी, तो सवाल ये था कि एक एलिमेंट है, उसके दो आइसोटोप हैं, एक का मैस है 9, एक का मैस है 11, हर एक की परसेंटेज 50% है। आप बताएं कि उसका एवरेज मैस क्या होगा। करना आपने ये था कि इस फार्मूले में वैल्यू लगा लेनी थी, मैं लगाकर भी दिखा देता हूं। मैस आपके पास हो गया 9 और परसेंटेज हो गई 50, और प्लस मैस हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 100 कर दें, ये वैल्यू आती है जी 450 प्लस 550 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ से जवाब आता है जी 10। तो ये 10 आ जाता है, बीटा ऑप्शन। उम्मीद है आपने ऐसे ही किया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। इससे मिलता जुलता सवाल अभी लास्ट टाइम हमें एम कैट के पेपर में आ चुका है, जिसमें बोरॉन के हवाले से, बोरॉन 10 और 11 दो आइसोटोप होते हैं, उसके हवाले से सवाल आया था। लास्ट इस हिस्से का सवाल है जी, फिर आगे चलेंगे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए आर यहाँ पर क्लियर कर लें जी, ये रिलेटिव एटॉमिक मास को जाहिर करता है। जो लोग ए लेवल पढ़ते हैं वो तो इसे ऐसे ही लिखते हैं, एफएससी वाले भी आदत डाल लें, अच्छा है लिखने का तरीका, रिलेटिव एटॉमिक मास। वो कहता है जी, इफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग विद 1/4 इंस्टेड ऑफ 1/12, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स विल। सवाल क्या है जी कि बल्कि पहले आप सोच लें फिर हम बात करते हैं। जी, सवाल ये है कि अगर आप एलिमेंट्स का रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन 12 के 1/12 की बजाय कार्बन 12 के 1/4 पार्ट से कंपेयर करके निकालें, तो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स विल बी, उनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ज्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, 1/3 रह जाएंगे, या डबल हो जाएंगे। कैसे करना है ये सवाल देख लें, मैं बता देता हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट जल्दबाज होते हैं हमारे पास, वो ना बस कहते हैं अच्छा बस सही है, बीटा ऑप्शन हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है। ये लगना वगना जी कुछ नहीं होता, करके ही काम होता है। जो भी काम है उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, अंडरस्टैंड करें और फिर आंसर दें। ऐसी कोई जल्दी नहीं है हमें। आप बाद में भी लेक्चर दोबारा भी देख सकते हैं, बड़ा टाइम है आपके पास, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और ज़्यादा फोकस करना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। क्वेश्चन ये है कि आप कार्बन 12 के 1/12 की बजाय 1/4 से कंपेयर करें। 1/4 का मतलब क्या है? 1/12 का मतलब आपके सामने है, अब मैं 1/4 का मतलब बना रहा हूं। 1/12 का मतलब है कि कार्बन 12 के 12 पार्ट्स कर लें। 1/4 का मतलब है कि आपने 1/4 के हिसाब से पार्ट्स बना लेने हैं। सही होगा जी बात। तो कार्बन 12 के आपने 1
2 3 4, ये आपने 4 पार्ट्स बना लिए। कार्बन 12 का 1/4 करेंगे तो जवाब 3 आता है। तो अब ये 4 बन गए कार्बन 12 के 1/4, कार्बन 12 के 1/4। तो कितना आ गया जवाब जी? 3 AMU आ गया। पिछली बार ये क्या हुआ था? कार्बन 12 का 1/12 निकाला था, 1 AMU आया था। अब कितना आया? 3 AMU आ गया। देखें जरा, पिछली बारी मैग्नीशियम 24 को बैलेंस करने के लिए एक एक AMU वाले कितने पार्ट्स लगे थे? प्लस 21 और लगे थे, तो भाई लगे थे 24 पार्ट्स लगे थे। 24 पार्ट्स लगे थे। तो आपने कहा था मैग्नीशियम का मास 24 है। अब मैग्नीशियम 24 को बैलेंस करने के लिए 3 AMU वाले कितने पार्ट्स लगेंगे? 3 AMU वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये 24 AMU हो जाएगा। यानी कि मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए 3 AMU वाले लगेंगे 8 पार्ट्स। यानी कि अगर आपने जो हमारा हाइपोथेटिकल किस्म का फिजिकल बैलेंस है उसमें एक साइड पे मैग्नीशियम रखा और दूसरी साइड पर आपने कार्बन 12 के 1/4 वाले 8 पार्ट्स रख दिए तो मैग्नीशियम बैलेंस हो जाएगा। तो अब मैग्नीशियम का मास कितना हो गया? अब आप कहेंगे कि मैग्नीशियम का मास है 8 relative to 1/4 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 हिस्से से कंपेयर करते थे तो फिर 24 आता था। कार्बन 12 के 1/4 हिस्से से कंपेयर करेंगे तो मास 8 आएगा। क्या मास बढ़ा है या कम हुआ है? भाई मास कम हुआ है। कितना कम हुआ है? थर्ड रह गया है। सही जी, थर्ड, 1/3। 24 और 8 1/3 होता है जी। तो हमारे पास चार्ली ऑप्शन है, डिक्रीज टू 1/3। ये बात जिस तरह समझाई गई है, इसके अलावा किसी और तरीके से अगर समझी जाए तो बात मुश्किल हो जाती है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है? आपने देखना है कि अगर हम कार्बन 12 के 1/2 पार्ट से कंपेयर करें, हाफ से, फिर क्या जवाब आएगा? कार्बन 12 के 1/3 से अगर आप डिवाइड करें, 1/3 से कंपेयर करें, फिर क्या जवाब आएगा? कार्बन 12 के 1/6 से अगर आप कंपेयर करें, फिर क्या जवाब आएगा? तो 1/2, 1/3 और 1/6 से कंपेयर करके मैग्नीशियम का मास क्या क्या आता है? जो मैग्नीशियम के साथ हो रहा है ना, बाकी सबके साथ भी वही होगा। यानी कि अगर मैग्नीशियम का मास हाफ हो गया तो फिर बाकी सबका भी हाफ होगा। तो आप यहाँ पे डिक्रीज टू हाफ ऑप्शन टिक करेंगे। तो ये 3 कर लें जी। 1/2 से कंपेयर करके क्या होता है, 1/3 से कंपेयर करके क्या होता है, और 1/6 से कंपेयर करके क्या होता है। ये हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ जी। आगे हम बात करते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर की। चलें आगे चलते हैं जी। अब हमने रिलेटिव मैसेज के बाद मास स्पेक्ट्रोमीटर की बात करनी है। इसकी वजह यह है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ही हम रिलेटिव मैसेज निकालते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर, जैसा कि हम जानते हैं, इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट masses ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर का फायदा हमें ये मिला कि इट मेजर्स द एग्जैक्ट masses ऑफ आइसोटोप्स। मास स्पेक्ट्रोमीटर का फायदा ये है कि हम इससे मुख्तलिफ आइसोटोप्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के, उनके सही सही मास कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मास स्पेक्ट्रोमीटर हमें ये इंफॉर्मेशन देता किस फॉर्म में है? ये एक प्लॉट बना देता है, एक ग्राफ बना देता है, और उस ग्राफ को कहते हैं मास स्पेक्ट्रम। मास स्पेक्ट्रम के अंदर आपने एब्सीसा यानी कि एक्स एक्सिस पर मास टू चार्ज रेशियो रखी होती है, और ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस पर आपने परसेंटेज या रिलेटिव अबंडेंस रखी होती है। इस ग्राफ को मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस कदर आसान सवाल भी देखे जा सकते हैं हमें कई दफा पेपर में कि एब्सीसा में क्या रखा होता है जी मास स्पेक्ट्रोमीटर में, या ऑर्डिनेट में क्या चीज प्लॉट की गई होती है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन को आपने छोटा नहीं समझना, आपने हर इंफॉर्मेशन को याद करना है अच्छे तरीके से।
चलें अब बात कर लेते हैं कि एक मैस स्पेक्ट्रम हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तीन इंफॉर्मेशन हैं जी। पहला है नंबर ऑफ पीक्स। मैस स्पेक्ट्रम में आपको जितनी पीक्स मिल रही हैं जी उतनी ही उसके आइसोटोप होने। अगर आप यहाँ पर मैस स्पेक्ट्रम देखें तो मैंने तीन पीक्स बनाई हैं। पहली वाली काफी बड़ी है, दूसरी बहुत छोटी, तीसरी दरमियानी सी है। तीन पीक से एक बात तो पक्की हो गई कि यहाँ पर तीन आइसोटोप हैं जो भी ये एलिमेंट है। वैसे यहाँ पे ये नियॉन के लिए ग्राफ बना हुआ है तो नंबर ऑफ आइसोटोप पता लगेंगे नंबर ऑफ पीक से। पोजीशन ऑफ पीक जब आप देखें अब सीसा पे तो मैस टू चार्ज रेशियो रखी हुई है। मैस टू चार्ज रेशियो में चार्ज तो यूजुअली कांस्टेंट ही होता है, तो फिर मैस आपको पता लग सकता है, एटॉमिक मैस पता लग सकता है। अगर आपने पोजीशन ऑफ पीक देख ली तो आपको पता लगेगा उस एलिमेंट का एटॉमिक मैस। और हाइट ऑफ पीक से आपको रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस पता लग जाती है। तो परसेंटेज अबंडेंस या रिलेटिव अबंडेंस आपको हाइट से मिलेगी। तीन बातें तीनों लिख लें, नोट कर लें। नंबर ऑफ पीक से नंबर ऑफ आइसोटोप्स, पोजीशन ऑफ पीक से एटॉमिक मैस और हाइट ऑफ पीक से रिलेटिव अबंडेंस पता लगेगी। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर कुछ पार्ट्स हैं और हर पार्ट क्या काम करता है, किन हालात में काम करता है, इसके लिए हमने एक टेबल बना लिया है। जल्दी से देख लेते हैं जी। वर्किंग में सबसे पहला पार्ट जो आता है मैस स्पेक्ट्रोमीटर में वो आता है वेपोराइजेशन चैम्बर। आपने पढ़ा है कि दो तरह के मैस स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर और डेम्स्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एक के अंदर गैसियस सैंपल ही इंसर्ट होता है और दूसरे में सॉलिड या लिक्विड सैंपल्स जो हैं वो भी इंसर्ट हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा मैस स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें सॉलिड या लिक्विड सैंपल है तो पहले आप उसे वेपोराइज कराएंगे। वेपोराइजेशन के लिए वेपोराइजेशन चैम्बर इस्तेमाल होगा। इसका फंक्शन है कि ये वेपोराइज करवाए और ये कैसे फंक्शन परफॉर्म होता है जी, हीट करके परफॉर्म होता है। आगे चलते हैं। जब वेपोराइज हो जाएगा सैंपल तो आयोनाइजेशन चैम्बर आ जाएगा। उसका मकसद होगा कि वो आयोनाइज कर दे जो भी अंदर आपके पास सैंपल है, और आयोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम इस्तेमाल होगी। हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल होंगे और अंदर प्रेशर बड़ा कम रखा गया होगा। अंदर प्रेशर कम रखने की वजह यह है कि इलेक्ट्रॉन बीम जाकर टकराए गैस के पार्टिकल्स के साथ, यानी कि सैंपल के पार्टिकल्स के साथ, और इस टकराने में अंदर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल ना हो जिसके साथ इलेक्ट्रॉन टकरा कर डिफ्लेक्ट हो सके, तो लो प्रेशर रखा जाता है। अब जनाब जब इलेक्ट्रॉन बीम टकराती है सैंपल के साथ, उसे आयोनाइज करती है तो बन जाते हैं पॉजिटिव आयन। इन पॉजिटिव आयन को तीसरा हिस्सा एक्सेलरेटर एक्सेलरेट कर देता है, जिसके लिए हम हाई वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं। अब हाई वोल्टेज से पॉजिटिव आयन बहुत तेजी से हरकत करते हुए जाते हैं और रास्ते में उन्हें मिल जाता है एक डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग किस्म का, और ये डिफ्लेक्टर अचानक से मौका देता है इन इलेक्ट्रॉन्स को, इन पॉजिटिव आयंस को अपने रास्ते से मुड़ जाने का। आप जानते हैं, एक मिसाल ले लें कि अगर तीन लोग हैं अलग अलग हुजम के, मैस के, एक बहुत भारी है एक बहुत हल्का है, और वो तेजी से सफर करते हुए भागते हुए जा रहे हैं और एक शार्प टर्न आ जाता है अचानक से, तो वो तीनों के तीनों एक जितनी आसानी से मुड़ नहीं सकते क्योंकि उनका मोमेंटम अलग अलग है। और मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है जी? मोमेंटम तो मैस पर डिपेंड करता है, यानी कि जिसका मैस हल्का होगा वो शार्प टर्न ले लेगा, जिसका मैस ज्यादा होगा उसे लंबा चक्कर काट कर आना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिसको ज्यादा लंबा चक्कर काटना पड़ा, जिसका मैस ज्यादा हुआ, आप कहेंगे कि भाई इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, ये लंबा चक्कर काट कर मुड़ रहा है। तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड या डिफ्लेक्टर का काम है मैस टू चार्ज की बेसिस पे आयंस को सेपरेट करना, और ये फंक्शन परफॉर्म करता है एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब ये आयंस डिफ्लेक्ट होते हैं जब अपने रास्ते से, तो जाकर टकराते हैं एक इलेक्ट्रोमीटर पर या आयन कलेक्टर पर। वो आयंस को कलेक्ट करता है और उससे करंट बना लेता है। और करंट को बनाने के लिए असल में वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है उसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी थी, उसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रोमीटर ने।
ये काम पहले करवाया जाता है हमारे सैंपल पर, मिसाल के तौर पे हम नियॉन पर टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद सेम काम कार्बन 12 से भी करवाया जाता है, और इस तरह कंप्यूटर को जब डाटा फीड किया जाता है तो कंप्यूटर रिलेटिव टू कार्बन 12 उस एटम का मास बता देता है। यानी कि वो काम जो हमने एक हाइपोथेटिकल फिजिकल बैलेंस से लिया था थोड़ी देर पहले, वो असल में कंप्यूटर की इंटेलिजेंस से लिया जा रहा है मॉडर्न डे साइंस में, और इसीलिए कंप्यूटर आपको जो डाटा देता है वो ऑटोमेटिकली फिर रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, यानी कि कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला गया होता है। सही हो गई जी बात। तो ये है मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसके कुछ फार्मूलाज हैं वो भी हमें देखने चाहिए। एक फार्मूला सबसे पहले जी, मास टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर ओवर ई। एच मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, और आर है वो रेडियस जिसे मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा है, या वो दायरा, वो एंगल जिस पे वो मुड़ रहे हैं। आपने याद रखना है कि मास टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर ओवर ई से दो नतीजे निकल सकते हैं। एक तो निकल सकता है कि डिफ्लेक्शन के हवाले से बात करें। याद रख लें कि अगर किसी चीज का मास कम होगा, किसी आइसोटोप का मास कम होगा, तो उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। अगर आप, यहां से ही ये निकाला है जी मैंने, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया था एक्सेलरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सेलरेशन के लिए लगाया था, अगर वो आप कम लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। बड़ी लॉजिकल बातें हैं, आपको मैं मिसाल से समझा दूं। अगर एक गाड़ी जो है वो जा रही है 20 किलोमीटर की रफ्तार पर, तो उसकी एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड आ गई 20 किलोमीटर। अब उसे आपने मोड़ना है, जल्दी मुड़ेगी या देर से मुड़ेगी 100 किलोमीटर वाली गाड़ी के मुकाबले में। एक 20 किलोमीटर वाली गाड़ी है, एक 100 किलोमीटर वाली गाड़ी है, तो कौन जल्दी मुड़ेगा? जाहिरी बात है कि जिसकी स्पीड कम है वो जल्दी मुड़ सकती है। तो यही बात यहाँ हमें देखने को मिल रही है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, तो फिर वो जो पॉजिटिव आयंस है उनकी स्पीड भी कम हो जाएगी। जब उनकी स्पीड कम होगी तो उनका डिफ्लेक्ट होना आसान हो जाएगा। सही हो गई जी बात। आगे चलते हैं। एच मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है जी? रास्ते से मोड़ना। मैग्नेटिक फील्ड जितना मजबूत होगा वो उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, तो इसलिए डायरेक्ट रिलेशन आ गया। दूसरी तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई डिफ्लेक्शन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ना बिल्कुल एक दूसरे के इनवर्स हैं। जो चीजें डिफ्लेक्शन पर डायरेक्ट असर डालती हैं वो रेडियस पर इनवर्स रिलेशन में चली जाएंगी, और जो डिफ्लेक्शन पर इनवर्स में असर डालती थी वो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएंगी। मिसाल से समझ लेते हैं फिर से। हमने कहा कि भाई एक गाड़ी है उसकी रफ्तार ज्यादा है, एक गाड़ी की रफ्तार कम है, कौन जल्दी मुड़ेगा? आपने कहा कि जी जिसकी रफ्तार कम है वो जल्दी मुड़ेगा। भाई जब जल्दी मुड़ा है तो अगर मैं इसे शो करवाऊं तो ऐसे करवा सकता हूं कि ये ले मुड़ गया। जिसकी रफ्तार ज्यादा है वो कहां जाएगा? ऐसे जाएगा। अच्छा, अब इस सर्कल को पूरा कर लें। ये लें जी, सर्कल पूरा कर लिया। अब इस सर्कल को पूरा कर लें, तो आप क्या देखते हैं? जिसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, जिसकी डिफ्लेक्शन कम है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक बारी समरी के तौर पर बता दूं कि अगर आप मैस ज्यादा करेंगे डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, ई ज्यादा करेंगे डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी, एच ज्यादा करेंगे डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगी, और इसके बिल्कुल इनवर्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे आपने एक बारी अच्छे तरीके से ध्यान से समझ लेना है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं रखना, अच्छे तरीके से आप इसे एग्जामिन करें। हम एक सवाल भी पढ़ते हैं इसी के हवाले से जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, which isotope of sulfur will undergo maximum deflection in mass spectrometer? इंफॉर्मेशन आपके सामने है जी, सोचें जरा।
जी, तो कौन सा आइसोटोप है सल्फर का जिसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी? डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, हमने पढ़ा अभी अभी कि डिफ्लेक्शन और मास का इनवर्स रिलेशन है, जिसका मास कम उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो भाई यहाँ पर सबसे कम मास किसका है? S32 का। तो अल्फा ऑप्शन हमने यहाँ पर टिक कर दिया जी कि S32 मास सबसे कम, डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा। क्लियर हो गई जी बात। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, मास स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट एक्स, कोई एलिमेंट है एक्स, शोज 3:1 रेशियो इन पीक हाइट्स। उसकी जो पीक्स हैं जिनसे दिखाई भी गई हैं, उनकी पीक्स की जो हाइट है उसमें 3:1 रेशियो है, यानी कि जो पहली पीक है वो दूसरी पीक से 3 टाइम्स ऊंची है, बड़ी है या ज्यादा है। गेस द एलिमेंट, एलिमेंट के बारे में अंदाजा लगाएं। एलिमेंट के बारे में अंदाजा लगाएं जी, कौन सा एलिमेंट है? इस सवाल को करने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड आइसोटोप्स का भी चाहिए है। वैसे वो हमने आगे भी हल किया है, लेकिन वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बोरॉन के दो आइसोटोप हैं, फ्लोरीन और आर्गॉन का एक एक आइसोटोप है, और क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं। यानी कि चार हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनमें से अल्फा और डेल्टा के दो दो आइसोटोप हैं और बीटा और चार्ली का एक एक आइसोटोप है। तो अब यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में बताते हैं, तो आपने फ्लोरीन और आर्गॉन को काट देना था। क्यों काट देना था? क्योंकि वो तो मोनो आइसोटोपिक हैं, उनका तो एक एक आइसोटोप है, जबकि नंबर ऑफ पीक्स दो होने से एक बात हमें पता लग गई कि ये जो भी एलिमेंट है उसके दो आइसोटोप है। अब दो आइसोटोप वाला ये एलिमेंट आया बोरॉन है या क्लोरीन है? हमने थोड़ी देर पहले ये बताया था, आपके पास साबका इंफॉर्मेशन भी होगी, कि बोरॉन के दो आइसोटोप होते हैं 10 और 11, और इसका जो मैस होता है वो होता है 10.8 रिलेटिव एटॉमिक मैस। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं 35 और 37, और इसका रिलेटिव एटॉमिक मैस जो है जी वो 35.5 होता है। एक सवाल मैंने पूछा था कि किसी एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मैस है वो कौन से आइसोटोप के ज्यादा करीब होता है। इसका जवाब भी मैंने दिया था। वो क्या था कि ऐसा आइसोटोप जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। उस इंफॉर्मेशन को यहां पर इंप्लीमेंट करें जी। आप देखते हैं कि बोरॉन के दो आइसोटोप हैं 10 और 11, और इसका एवरेज एटॉमिक मास 10.8 है। 10.8 से क्या नतीजा निकला कि ये 11 के करीब है। 11 के करीब है तो फिर यहाँ पर आपको जो ग्राफ नजर आना चाहिए था, क्योंकि वो मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर बना हुआ है, तो जो आगे वाला मास है वो होता 11, जो पीछे वाला है वो होता 10, और 11 वाले की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए थी। क्यों ज्यादा होनी चाहिए थी? क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास 11 के करीब है। सही हो गई जी बात। इसके मुकाबले में क्लोरीन को अगर आप देखें तो क्लोरीन के लिए 35 और 37, और एवरेज एटॉमिक मास 35.5, वो किसके करीब है जी? वो 35 के करीब है। 35 के करीब है। अब जरा देखें, अगर ये 35 वाला हो, ये 37 वाला हो, तो बिल्कुल सही लग रहा है। क्लोरीन का जो मास है वो 35 के करीब है, यानी कि 35 वाले आइसोटोप की परसेंटेज ज्यादा होगी, और वो है भी। आप में से काफी लोगों ने याद किया होगा कि क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं 35 और 37। 35 वाले की परसेंटेज होती है 75%, और 37 वाले की परसेंटेज होती है 25%। क्या रेशो आई जी? 75 और 25 की 3:1। ये देखें जनाब। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो सकता है। मैं एक बार फिर से आपको थिंकिंग पैटर्न बता दूं। अगर पीछे वाली लाइन जो है वो ऊंची है, इसका मतलब है कि कम मैस वाले आइसोटोप की परसेंटेज ज्यादा है। अगर आगे वाली लाइन ऊंची है
तो इसका मतलब है कि आगे वाला जो ज्यादा मास वाला एलिमेंट है उसकी परसेंटेज ज्यादा है। कई दफा ऐसे भी होता है कि दोनों लाइनें ही मैच कर जाती हैं, एक जितनी हाइट की होती हैं, उसके बारे में भी बात होगी इंशाल्लाह। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। एक्स एंड वाई, एक्स और वाई आर टू मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनका एक एक ही आइसोटोप है, दूसरा आइसोटोप ही नहीं है जी। व्हाट इज सेम इन देयर मैस स्पेक्ट्रम, तो अगर उन दोनों का अलग अलग मैस स्पेक्ट्रम बनाया जाए तो उसमें क्या चीज एक जैसी होगी? मुख्तसर सा टाइम लेकर सोचें जी आप। जी, तो अल्फा ऑप्शन है पोजीशन ऑफ पीक। पोजीशन ऑफ पीक से पता लगता है जी एटॉमिक मास। आपके पास अगर दो अलग अलग एलिमेंट हों तो अलग अलग एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम होने का चांस कम है, हो सकता है सेम लेकिन हमेशा सेम नहीं होगा। तो पोजीशन ऑफ पीक हमेशा सेम हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। बीटा ऑप्शन देखें, हाइट ऑफ पीक। हाइट ऑफ पीक से क्या पता लगता है जी? रिलेटिव अबंडेंस। अगर दोनों एक्स और वाई मोनो आइसोटोपिक हैं यानी कि उनके अंदर एक ही आइसोटोप है, तो जब आइसोटोप एक एक ही है तो फिर उसकी अबंडेंस कितनी होगी जी? 100%। जारी बात है, एक ही है तो वही 100% होगा, यानी कि एक्स के लिए भी एक ही लाइन आएगी 100% वाली और वाई के लिए भी एक ही लाइन आएगी 100% वाली। तो हाइट ऑफ पीक तो वही सही हो सकता है। चार्ली ऑप्शन देखें, नंबर ऑफ पीक्स। नंबर ऑफ पीक से क्या पता लगता है? नंबर ऑफ आइसोटोप्स। अभी अभी हमने कहा कि भाई वो तो मोनो आइसोटोपिक हैं, जब मोनो आइसोटोपिक हैं तो उनकी नंबर ऑफ पीक्स भी बराबर होंगी। तो यहाँ पर मैंने बीटा और चार्ली यानी कि डेल्टा ऑप्शन को टिक कर लिया है, बोथ बी एंड सी। सही है जी। ये इंफॉर्मेशन याद कराने का एक तरीका है। नो डाउट ऐसे सवाल आने का बड़ा ही लिमिटेड या ना होने के बराबर चांस है पेपर में जिसमें बोथ बी एंड सी टाइप का ऑप्शन हो, लेकिन हम यहाँ आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं। चलें आज का आखिरी हिस्सा देखते हैं जी, आइसोटोप्स। जल्दी से बात कर लेते हैं, बहुत आसान है, आपको पता भी है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर एक जैसा हो, प्रोटॉन्स एक जितने हों, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, अगर वो न्यूट्रल हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी हो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी एक जैसी हो। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। और क्योंकि उनके पास प्रोटॉन्स एक जितने हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रोटॉन्स की बेस पर एलिमेंट्स की पोजीशन बनाता है, तो फिर उनकी पोजीशन इन दी पीरियोडिक टेबल भी सेम होगी। आइसोटोप्स का मतलब आपने सीखा था, आइसो का मतलब सेम और टॉप्स का मतलब पोजीशन, यानी कि उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम रहती है। तो ये चीजें उनमें सेम होंगी जी आइसोटोप्स में। कुछ चीजें डिफरेंट भी होंगी, वो है एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन्स की तादाद, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उन्हें मिलाकर न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो जारी बात है कि अगर न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं तो फिर न्यूक्लियॉन्स भी डिफरेंट होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज कई दफा न्यूक्लियस पर डिपेंड करती हैं तो वो भी डिफरेंट होंगे। हाफ लाइफ, कई दफा ना एक एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स की हाफ लाइफ अलग अलग होती है। मशहूर मिसाल में कार्बन 14, कार्बन 14 जनाब उसे आप देखते हैं तो उसकी हाफ लाइफ है, कार्बन 12 इतनी जल्दी टूटता ही नहीं है। इसके बाद आ गए जी रिएक्शन रेट्स। रिएक्शन रेट्स भी इनके अलग अलग होते हैं आइसोटोप्स के। आखिर में देख लें जी, कुछ मैंने मिसालें यहाँ पर बता दी हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट उसके कितने कितने आइसोटोप होते हैं। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन, आर्गॉन, आयोडीन और गोल्ड, इनका एक एक आइसोटोप है। बोरॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके दो दो आइसोटोप होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नियॉन, ऑक्सीजन 3, सल्फर 4, निकल 5, कैल्शियम और पैलाडियम 6, कैडमियम के 9 आइसोटोप हैं, टिन के 11 आइसोटोप हैं, सिल्वर के 16 आइसोटोप हैं, लेकिन ये सब के सब नेचुरली अकरिंग नहीं है। हमारी किताब में एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में मिल जाएगा आपको कि सिल्वर के 16 आइसोटोप हैं, लेकिन उसमें से जो नेचुरली अकरिंग है वो 2 ही होते हैं। सही है जनाब। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको किताब में से याद करनी पड़ेगी। नेचुरल कितने हैं 280, रेडियो एक्टिव कितने हैं 300, और वो मैजिकल नंबर मल्टीपल ऑफ 4 वाले काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं।
280 में से 240 नॉर्मल हैं, 40 रेडियो एक्टिव हैं, 140 इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक मास वाले हैं, 126 जो हैं वो ऑड वाले हैं। इस तरह की बातें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो आपने बिल्कुल छोड़नी नहीं है, मैं यहाँ पर बस जल्दी से बता रहा हूँ, लेकिन आपने उन्हें अच्छे तरीके से कर लेना है। चलें, इस हवाले से एक दो सवाल भी आइसोटोप्स के हवाले से हैं, वो भी देख लें। एक सवाल है, इन मेंडलीव्स टेबल कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 वुड हैव हैड। अगर कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बजाय ओल्ड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में रखे गए होते तो फिर उनमें क्या सेम होता? क्या उनके प्रोटॉन्स सेम होते? भाई देखें जरा, कार्बन 6 और नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो सेम प्रोटॉन्स तो नहीं हो सकते। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स सेम होते, अगेन कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 7 हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं हो सकती, तो फिर उनकी पोजीशन क्या सेम हो सकती है? जी हाँ, पोजीशन सेम हो सकती है। क्यों? क्योंकि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर की बजाय एटॉमिक मास पर बेस कर रहा था, और क्योंकि इन दोनों का मास सेम है इसलिए इनकी पोजीशन सेम रही होगी। आखिरी सवाल है जी, विच ऑफ दीज विल हैव सेम पीक हाइट्स इन मास स्पेक्ट्रम? इन दोनों में से किसका मास स्पेक्ट्रम में हाइट एक जितनी होगी? तो ये कुछ कुछ सवाल क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। आपने ऐसी चीजें देखनी हैं जिनके अंदर जो पीक्स हैं जो मोनो आइसोटोपिक हैं, अगर मोनो आइसोटोपिक होंगे तो फिर उनकी पीक हाइट जो है वो एक जैसी हो जाएगी। सही है जनाब। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया जी, यहाँ पर हम आयोडीन कर लेते हैं, तो फ्लोरीन और आयोडीन जो है ना ये दोनों के दोनों मोनो आइसोटोपिक हैं और इनकी पीक हाइट्स एक जैसी होती हैं। आगे चलेंगे अगली बार इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।